नमस्कार विप्लव जी। नमस्कार। ये प्रतीक्षा में पानीपत एक ऐसी जगह है जहाँ से इतनी लड़ाइयाँ हुई, उन्होंने हिंदुस्तान में सत्ता तय की। और आप बीजेपी के ऐसे नेता हैं, मुझे लगता है कि इकलौते ऐसे नेता हैं जो उत्तर और पूर्वोत्तर दोनों के सेतु हैं। आप अपना परचम पूर्वोत्तर में लहराते हैं और यहाँ आप मोर्चा संभालते हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, हरियाणा में बराबर बराबर का मैच चला, कांग्रेस बीजेपी। विधानसभा चुनाव है, हरियाणा महत्वपूर्ण राज्य है, आपके पास जिम्मेदारी है, 2 साल से आपने मोर्चा संभाल रखा है। पहला सवाल मेरा ये है कि हरियाणा लोकसभा चुनाव आपकी उम्मीदों पर नहीं उतरा, क्यों? और विधानसभा चुनाव के लिए जो अनुमान लगाया जाता है कि ये और कांटे का होगा, इन दोनों पर आपकी राय क्या है? लोकसभा चुनाव, अच्छा, मैंने ये कहा कि लोकसभा चुनाव बराबरी पर रुका है, विधानसभा चुनाव है और कहते हैं कि विधानसभा चुनाव ज़्यादा मुकाबले का होगा। देखिए, कोई इलेक्शन नेक्स्ट इलेक्शन के साथ एक ही जैसा होता है, ऐसा मैंने देखा नहीं। अटल जी का जब सरकार थे, हमने 1 साल पहले इलेक्शन कराया था और उस राज्य में हम इलेक्शन जीते थे, किंतु लोकसभा में जाकर हम हारे, मनमोहन सिंह का सरकार बने। इसलिए आप लोकसभा के ऊपर डिपेंड करेंगे, असेंबली का ऐसा होने वाला है। पहला उत्तर तो ये नहीं होने वाला है। सेकंड, वहाँ हरियाणा में विधानसभा वाइज अलग अलग समीकरण है। उस समीकरण को जो पार्टी ढंग से हैंडल करेंगे, सही प्रार्थी देंगे, उस पार्टी का विजय होना निश्चित है। और मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस वहां बाप बेटे के सीमित है। शैलजा जी को तो स्थान ऊपर से देना चाहते, मेरी दीदी को मिलता नहीं। तो इसलिए समीकरण बैठाने का काम बीजेपी व भाजपा ही कर सकता है, क्योंकि वो तो अपने परिवार के कारण से समीकरण कांग्रेस का नहीं बैठाया जाएगा। तो उस दृष्टि से देखें तो हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार आना लगभग तय है। आपको लगता है? हुड्डा साहब कहते हैं कि पार्टी के भीतर कोई खेमेबंदी नहीं है, ये सिर्फ दुष्प्रचार है। दूसरा, आपके खिलाफ आरोप पत्र लेके चल रहे हैं, महंगाई सबसे ज़्यादा यहाँ, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यहाँ, करप्शन सबसे ज़्यादा यहाँ, क्राइम सबसे ज़्यादा यहाँ। वो आरोप पत्र आपने भी देखे होंगे और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मेरी स्थिति मजबूत है। देखो, इनके 10 साल में हरियाणा में दलितों का जो हालत किया था, पंचकुला में थाने के सामने महिला को अपने शरीर में आग लगा के मरना पड़ता है, इनके पूरा हिस्ट्री हरियाणा के जनताओं को मालूम है। क्या गुंडाराज थी, जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस नहीं कर पाता, शाम को जाके डंडे के बल पे जाके दुकान लूट कर लेते थे। तो आप अभी इस बात के ऊपर राजनीति करने के लिए जाएंगे, ये नहीं हो सकता। आपका राज हरियाणा का जनता देख चुके हैं। ऐसा होता तो न्यू फेस है, वो आदमी आएंगे। आपके फेस, आपके कार्यकाल हरियाणा का जनता देख चुका है। आप एक डिस्ट्रिक्ट के सीएम रहे हैं, एक जगह में सीमित रहे हैं। बीजेपी के सरकार बनने के बाद पैन हरियाणा का सरकार बना है। कोई नहीं कह सकता मनोहर लाल जी इस डिस्ट्रिक्ट के लिए काम किया, इसके लिए नहीं काम किया। अभी नायब सिंह सैनी बैठे, किसी को मालूम ही नहीं है कुरुक्षेत्र से है, चलता ही नहीं, किंतु इनके सीएम को मालूम चलता जब वो झज्जर से है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आपकी सरकार की ऐसी क्या उपलब्धियां हैं, ऐसा क्या किया है कि हरियाणा की जनता आपको फिर से सत्ता मिलाएगी? देखिए, हरियाणा के राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ
जो बिना खर्ची बिना पर्ची जो नौकरी हुई है, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति हुआ है। आज वो क्या कहता है, तो हम आएंगे सत्ता में तो उस नौकरी ऐसे ऐसे बांट देंगे। जैसे राहुल जी 8,500 करके बहनों को बांट रहा था, ठकाटक, उसके बाद राहुल गांधी को दिशा नहीं मिलता। तो ऐसे ऐसे बचपना बात, लोगों को विभ्रांत करने की बात कहता है। विभ्रांत करके आप एक बार इलेक्शन जीत सकते हैं, बार बार नहीं जीत सकते। इसलिए लोकसभा के इलेक्शन में देख लिया लोगों ने क्या कांग्रेस ने विभ्रांत किया, संविधान बदल देंगे कि SC ST का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो आपने ऐसी ऐसी बात सामने रखा। आपके कांग्रेस सत्ता में आएंगे, क्या करेंगे, इनके फ्यूचर प्लान क्या है, आज भी नहीं बताता। आज भी मैं लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण सुन रहा था, सुन लेना मैं आता हूं उस पे। मैं जाके बैठ के सुन रहा था, मुझे लग रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपको बजट के ऊपर बोलना चाहिए, उसके साथ पॉलिटिकल डिबेट आप कर ही सकते हो, किंतु कहां आप राजमिस्त्री में पहुंच गए, कहां आप वहां पहुंच जाते हो, क्या बोलते हो, पूरा दुनिया देखता है। लीडर ऑफ अपोजिशन का एक हाइट होता है, उसका गरिमा होता है। स्पीकर को बार बार टोकना पड़ता है लीडर ऑफ अपोजिशन को। मैंने तो आज तक ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन, मैंने जब तक राजनीति में आया वो बात सुना हूं, मैंने नहीं देखा जो इतना बार टोकना पड़ता है। आप गिन लेना कितना बार उनको बैठाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने एक कड़ी पकड़ी है संसद में, बाकी सारी बातों के अलावा उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना में करवा करके रहूंगा। देखिए, और ये इनको अभी मेरे मित्रों, उनका अभी 100 भी पार नहीं हुआ। जातिगत जनगणना उनको करना उनका सपना है, करना है, वो कह सकता है, किंतु वो शोभा उनको देता है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। और सत्ता में नहीं भी बैठे लीडर ऑपोजिशन भी इस विषय को रख सकता है, पार्लियामेंट में बोल सकते हैं जैसे अभी बोल रहे हैं, किंतु जिस तरीके से उन्होंने बोला जैसे काल ही वो रख देगा। जैसे लगता है नरेंद्र भाई पीएम ही बन गया। अरे 3 इलेक्शन मिलके 240 नहीं हुआ। और पहले तो बताए भाई राहुल गांधी कौन सी जाति से आते, तो वो सब सवाल है भाई। ये क्या आप बोलते हो, कहां जाते हैं। पार्लियामेंट के गरिमा को रखना चाहिए, एक मर्यादा होता है। एक और पार्टी है आपके हरियाणा में, आम आदमी पार्टी, 5 गारंटी लेकर के चली हुई है कि मुफ्त बिजली कर देंगे, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा कर देंगे, खिलाड़ियों को हम स्पेशल पैकेज देंगे, महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। 5 गारंटी लेकर हुई मैदान में उतरी हुई है और सारी सीटों पर भी लड़ेगी। देखो, इनके खुद का कोई गारंटी नहीं है, वो गारंटी देने चले। सबसे बड़ी बात तो खुद का ही गारंटी नहीं है, वो गारंटी देने चले। तो उनके उसके बाद हरियाणा ऐसा एक स्टेट है, मैं लगभग 1.25 साल से हरियाणा को जानने की कोशिश कर रहा हूं। हरियाणा के लोग देने वाले हैं, मुफ्त में कुछ खाने वाले नहीं। अब मैं देखता हूं हरियाणा में जाइए, किसी के लोगों को मुफ्त में ये ले लो, आप ये रख लो, बहुत माने नाराज हो जाएगा आपके ऊपर। लेकिन आपको तो अच्छा लगता आप हरियाणा को मुफ्त बांटने चलो। मैं तो केजरीवाल को पहले दिन से बोला हूं, हरियाणा में आप घूम लो, घर घर में 2, 4, 10, 20 लाख आपको मिल जाएगा, लोग ऐसे आपको भिक्षा दे देगा। लेकिन आपको तो अच्छा लगेगा ना कि आम आदमी पार्टी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, तो कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी खाएगी, तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन एक केमिस्ट्री होता है, एक सोशल समीकरण होती है और लीडरशिप, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के पास है। और वोट डिवाइड होगा तो इसमें क्या बनता है, मुझे लगता है मेरे सामने जो बैठे हुए लोग उनको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। और मैं इतना जानता हूं, जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद ये सरकार एक स्पष्टता के साथ जनताओं को सेवा करने की कोशिश की, चाहे किसान के मुद्दे में हो। देश में सबसे ज्यादा MSP हरियाणा में दिया जाता है। उस दिन शैलजा जी बोल रही थी, उनको मालूम नहीं था कि मैं जानता ना, जो बीजेपी की तरफ से मैं ही बोलूंगा, तो मैं हरियाणा को जानता हूं। वो बोलता है आंगनबाड़ी के बारे में इस पे बजट में नहीं है, इसमें आशा कर्मी के बारे में नहीं है। अरे देश में इनको मालूम नहीं है, देश में सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी दीदियों को पैसा हरियाणा में मिलता है, आशा कर्मियों को हरियाणा में मिलता है। तो इसलिए हम लोग ढंडोरा लेके पिटते नहीं, बोलते नहीं, हम लोग काम करते हैं। देखना,
भरा हुआ कलश का जो ना साउंड नहीं होता, जिसमें पानी कम रहता डगर 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 हिलता है, जैसे राहुल गांधी जैसे। एक बात लेकिन है, लोकसभा के बाद आप लोग भी जातिगत समीकरण को साधने में लग गए हैं। आपने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, ओबीसी में जो बी कैटेगरी है उसके लिए भी आपने 5% रिजर्वेशन रखा। महेंद्रगढ़ में गृह मंत्री की रैली थी, उसमें उन्होंने ओबीसी सम्मान रैली, तो आप भी तो ओबीसी, आपने ब्राह्मण अध्यक्ष बनाया, ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया, ये दो मिलकर के 35% होते हैं, तो आप भी तो पूरा एकदम हिसाब किताब चला रहे हैं। तो मैंने तो कहा ही आपको, जो बीजेपी समीकरण करना जानती है, मैंने आपको कहा ही पहले। इसलिए हम 4 जाति में विश्वास करते, युवाओं में, महिला में, अन्नदाता और किसान। इसमें सब लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं। हमारा लक्ष्य है इन चारों स्तंभ को शक्तिशाली करना। उसमें देखो, जातीय समीकरण कौन कहाँ है, कैसे रहता है, ये हमारी भारत के एक परंपरा, एक सिस्टम है। इसको माइनस करके तो चलता नहीं। मैं विप्लव हो, पीछे देव लगता है ना सर ने, मैं विप्लव बोलो तो पहले पूछता है पूरा नाम क्या है, तो बोलना ही ना पड़ेगा। उसके बाद शादी करने जाओ, पूजा करने जाओ तो गोत्र भी पूछता है ना। तो इसको आप अस्वीकार कैसे कर सकते हो? इसको अस्वीकार हम नहीं करते, किंतु साथ साथ हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, सबको शक्तिशाली बनाने का राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश 5th इकोनॉमी है वर्ल्ड के। ये छोटी बात नहीं। कोरोना काल के 2 साल रहने के बावजूद भी आपको 5th इकोनॉमी में लेके जाना, और अभी भी आपके इकोनॉमी सर्वे का जो आया है बजट के दिन, तो उनमें 6.5 to 7% तक जीडीपी ग्रोथ रहेगा, ऐसा अनुमानिक है। अपने बजट जो पेश किया वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बढ़ाया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बजट में बढ़ता है, इसका मतलब रोजगार सृजन होगा, ठीक है, बिल्कुल हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। आपके जो फेडरलिज्म के बात करते हैं, हमने 4.25 लाख करोड़ 2023-24 से ज्यादा पैसा रखा है राज्यों के अलग अलग स्कीम में देने के लिए। कांग्रेस को 2 ही राज्य दिखता है, बोले आंध्र और बिहार को दे दिया। आज मध्य प्रदेश से जब शर्मा बोल रहे थे तो उन्होंने हिसाब दिया, आज मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास इस बजट में गए हैं। तो बिहार को ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, ऐसा नहीं है। हम देते समय जहां जिसके जरूरत है उस हिसाब से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को करना पड़ता है। ये सब इस तरीके से राजनीति की। लेकिन आपके बजट से एक राय तो ये गई है ना कि सरकार चलाने के लिए आपने 2 राज्यों 2 नेताओं को साधने की भरपूर कोशिश की। लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम आपने बजट से निकाल करके इन 2 राज्यों को दी। मध्य प्रदेश में अकेला 1 लाख करोड़ रुपया दिया, 2 राज्य में 1 लाख करोड़ गया, तो आपको हिसाब मिला लो। ये आप पर आरोप लग रहा था। तो मैंने कहा ना, तो मध्य प्रदेश में 97,000 करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास एक राज्य में गया, और 2 राज्य मिला के आप ही बोल लो 1 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है। तो नाइंसाफी कैसे हो गया बाकी सब राज्य के साथ? नाइंसाफी नहीं हुआ है। मोदी जी को मालूम है सबका साथ सबका विकास होता है। ये थ्योरी मोदी जी नहीं आविष्कार किया, इन लोगों ने नहीं। इनको तो सबका साथ सबका प्रयास करेगा और एक परिवार का विकास करना, यही तो कांग्रेस का लक्ष्य है। इसके बाहर कभी गए नहीं। और हरियाणा में भी एक ही है, बाप बेटे का करो। कांग्रेस अध्यक्ष कौन है मालूम है आपको? हरियाणा में बोलने नहीं देता। उनका फोटो भी छोटा सा लगेगा, बाप और बेटा का बड़ा बड़ा फोटो लगेगा। क्या है कि पार्टी है, कहा है कि अध्यक्ष है। और हमारे पार्टी में आपने बोला जो ब्राह्मण आपने अध्यक्ष बनाया, नाम तो कम से कम जानते हो। इनका अध्यक्ष का नाम क्या है? मालूम ही नहीं होगा आपको। यहां भी किसी को मालूम नहीं कांग्रेस का अध्यक्ष क्या है। दैट इज अ क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरे देश में एक परिवार तंत्र का राज कांग्रेस का काम है प्रतिष्ठित करना। क्योंकि नीचे परिवार तंत्र स्टेट में रखेगा तो ऐसा परिवारवादी लोग उस परिवारवादी को बना के रखेंगे। नहीं तो नीचे कोई गरीब उठ जाएगा, साधारण आ जाएगा तो वहां भी मांगेगा, ऐसा ही ऊपर भी। इसलिए जानबूझ के नीचे भी वो परिवारवादी लोगों को ही बैठा के रखता है कि वो विरोध ना करे और उनको सपोर्ट करे। विप्लव जी, राजनीति जो है ना वो नैरेटिव से ज़्यादा चलती है। हर पार्टी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए और सत्ता तक जाने के लिए नैरेटिव तैयार करती है। जैसे आप कहते हैं कि कांग्रेस वंशवादी पार्टी है, वैसे ही राहुल गांधी और कांग्रेस ने एक नया नैरेटिव तैयार किया कि यह सरकार जो है वो दलितों, दमितों, पिछड़ों की विरोधी है
और इसलिए वो कहते हैं जाति की जनगणना करवाइए, पार्टिसिपेशन जिसका जितना है उतना उसका हिस्सा होगा। ऐसा है ना, देखिए ये नया नया दारोगा है इसलिए सब बोल रहे हैं। ये जो सोच उनका, ये कम्युनिस्ट ने इस देश में प्रयोग कर चुके हैं। ये कम्युनिज्म है, एक कम्युनिज्म है। मैं जानता हूँ ना, मैं उस स्टेट से आया हूँ ना जहाँ कम्युनिस्ट लंबे समय, कम्युनिस्ट ये सब काम करता था, ये बोलता था। उनको ये लोग अभी बुद्धि देता है। इनके पार्टी में जो लोग हैं इनसे बुद्धि नहीं लेता, जेएनयू से आए हुए लोगों से बुद्धि लेता है। वो टीम है, वो टीम उनको जो बताता है वही वो कहता है। नहीं, सवाल ये है कि कम्युनिस्ट होना बुरा है या कम्युनिस्ट जो बातें कहते हैं उन बातों पर अमल ना करना बुरा है? देखो, कम्युनिस्ट के जो विचारधारा है, तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो उसी विचारधारा का, उनको वही बात बोल रहे हैं। कम्युनिस्ट तो ये बात आज से 50 साल पहले देश में बोल चुका है। आज से 60 साल पहले इसके ऊपर उन्होंने बहुत आंदोलन किया हुआ है। इनकी 3 राज्य में सत्ता भी आए हैं, केरला में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में सत्ता में भी सीएम भी बैठे हुए थे इनकी। तो इसलिए ये बात तो पहले ये सब हो चुका है। ये नए बात कुछ नहीं बोल रहा है, नए बात कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसलिए आपको जाति गणना करना है क्या नहीं करना वो अलग विषय है। पहले तो देश को, जनताओं को पहचानो, उनको इज्जत दो, सम्मान दो। ठीक है, मेरा सवाल अभी भी बताइए। हाँ, जवाब नहीं आया उसका, लेकिन एक और बढ़िया बुनियादी सवाल है। राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्ष भी अग्निवीर को लेकर के सवाल करता है। सदन से आप आए हैं, राहुल गांधी ने आज भी उठाया कि अग्निवीर और मेरी सरकार आई तो इस योजना को हम रद्द कर देंगे, ये योजना नौजवानों के हक में ठीक नहीं। क्या बोलता है, सरकार में आऊंगा तो अभी अभी सरकार बने हैं, 5 साल बाद दोबारा लोकसभा इलेक्शन होगा, तब तक राहुल गांधी को याद रहेगा क्या नहीं अग्निवीर? मेरे को तो संदेह होता कि पलट जाता ना, कब कहाँ चले जाते हैं। 5 साल बाद आप उनको पूछ लेना, वो भूल जाएगा। तब भी आज डिफेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में उठ के बोला, जब मैं अग्निवीर के ऊपर जिस तरीके से विभ्रांति तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, मैं इनको इसके ऊपर स्टेटमेंट दूंगा, इसके ऊपर कुछ बचता नहीं। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो शुरुआत मात्र, हमारा सेशन शुरू हुआ है और वो अभी जैसे घोषणा कर रहा है जैसे वही पीएम है, मैं ही कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे भाई, 5 साल बाद, काल को किसी ने नहीं देखा, काल क्या होगा? 5 साल बाद की बात बोलते हैं, तब इलेक्शन होगा, मैं रहूंगा ना वो रहेगा, क्या होगा, कौन मर जाएगा, कौन जिएगा, कुछ पता नहीं है। राजनीति में ये लड़ाइयाँ, ये नारे, ये वादे और इस तरह का संघर्ष चलता रहता है। सत्ता में आने के लिए पार्टियां अपने अपने तरीके से चलती रहती हैं। आपकी अपनी रणनीति है और हरियाणा के चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप आए, आपने अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।